हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और ये 40 ऑब्जेक्टिव आपको विज्ञान विषय से संबंधित है। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आपका पहला नंबर प्रश्न है, कहता है कि दंत विशेषज्ञ यानी जो दंत का विशेषज्ञ का मतलब होता है क्या? डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ मतलब होता है, ठीक है। जो किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो अवतल दर्पण हो जाएगा। जो दांत के डॉक्टर होते हैं या गला में कुछ चेक करना होता है या नाक में कुछ जो गड़बड़ी होता है उसको चेक करने के लिए जो उपकरण उपयोग किए जाते हैं उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न आपको कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? देखिए, तो अपसारी लेंस जो होता है आपका अवतल लेंस कहलाता है और उत्तल लेंस आपसे पूछेगा तो ये जो होता है अभिसारी लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस क्या कहलाता है? अभिसारी, और अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पश्चिमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना। तो इसका जो आंसर होगा पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका करेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो देखिए, जब दोनों बोल दिया है तो आपका जो आंसर ना तो निकट होगा और ना ही क्या होगा, दीर्घ यानी दूर होगा। आपका आंसर क्या होगा? जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पांचवा नंबर प्रश्न है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। किसका जरूरत है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, बी में है दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को भी नापना आवश्यक है और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को भी नापना आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए, छठा नंबर प्रश्न है आपका कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो देखिए, शब्दकोश है यानी डिक्शनरी जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसके लिए हम लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको बिल्कुल सही आंसर बताया जाएगा, ठीक है। इसमें आप निसंकोच पढ़िएगा, ठीक है। आपको कोई भी गलती नहीं मिलेगा आंसर। सातवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? वोल्ट, ओम, वोल्ट प्रति कूलम, एम्पियर। तो देखिए, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब आपसे पूछेगा कि ओम किसका एसआई मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। पर एम्पियर किसका होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा। देखिए, 8वां नंबर प्रश्न है, लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो जब शॉर्ट सर्किट होता है, गर्म तार और ठंडा तार का आपस में संपर्क में आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत ही अधिक हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, देखिए ये पश्चिम की तरफ कोई धनावेशित कण है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है।
ये फिर कहाँ मुड़ जाता है, उत्तर की तरफ विक्षेपित हो जाता है, ऊपर यानी उत्तर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इस प्रकार अगर हम पकड़ेंगे, देखिए अंगूठा को यहाँ से ये पश्चिम की ओर विक्षेपित हो रहा था, जैसे ये फिर क्या होता है, ऊपर की ओर जा रहा है, विक्षेपित हो रहा है, तो कहाँ पे मुड़ रहा है, ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी मुखी। आपका आंसर ऊपर की ओर भी रह सकता है या ऊपरी मुखी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2, 1, आधा या चौथाई। तो आपका जो राइट आंसर होगा आधा, यानी 1/2 कह सकते हैं। आधे चक्कर के बाद इसका घूर्णन गति क्या हो जाता है, रिपीट होते रहता है। 11 नंबर प्रश्न है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं ये जो आपका परिनालिका होता है कुछ इस प्रकार से, ये आपका जो परिनालिका है और इसमें जो कुछ कॉइल रहते हैं लगे हुए, इसके अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल, सी में है अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण। सौर अवतल दर्पण क्या करता है कि सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है, और केंद्रित करने से उसका क्या होता है, ताप बढ़ जाता है, इसीलिए सौर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है आपका, कहता है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तो हम लोग जानते हैं कि चिपको आंदोलन जो था वो मेन रूप से वृक्षों के संबंधित के लिए किया गया था। ठीक है, चिपको आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपक गए थे। जो ये घटना जो है आपका चिपको आंदोलन, इसका प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, और पूछेगा ये शुरुआत कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड से हुआ था, उत्तराखंड के डेहरी गढ़वाल जिले से हुआ था प्रारंभ। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखिए, दीवारों की सफेदी करने के लिए क्या उपयोग करते हैं, तो हम लोग CaOH के होल2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना इसी को कहते हैं। NaOH को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि Na2SO4 प्लस BaCl2, फिर देखिए यहाँ पे रिएक्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका रिएक्शन छूट गया है, रिएक्शन का चिन्ह। ठीक है, बना लेगा क्या, BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो किस प्रकार की अभिक्रिया होगा, ये पूछ रहा है, संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, सोडियम जो था वो सोडियम क्लोरीन के पास चल गया, और जो बेरियम था वो बेरियम किसके पास चल गया, SO4 के साथ। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आयन का आदान प्रदान हो रहा है। जब आयन का आदान प्रदान होता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 16 नंबर में निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। तो देखिए अभी अभी हमने आपको बताया कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH के होल2, और CaO क्या है, तो बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaO। CaCO3 का पूछेगा तो ये संगमरमर का सूत्र होता है, संगमरमर का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, CaCO3। और Ca को क्या हम लोग कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न है आपका कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है 7, 7 से अधिक, 7 से कम,
इनमें से कोई नहीं। तो देखिए Na2CO3 का जो pH मान होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, लोहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, बॉक्साइट है। ठीक है, अब देखिए आपका 19 नंबर प्रश्न है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए है आपका तांबा, चांदी, सोना, जिंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक। हम लोग लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसको क्या करते हैं, या तो जिंक का लेप चढ़ा देते हैं, या कुछ ऐसे भी बर्तन होते हैं जिसका जिंक का पिघला हुआ जो पदार्थ होता है उसी में हम उसको क्या करते हैं, डुबो देते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपका है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर, कच्चा चूना। कली चूना होगा, यहाँ पे कली चूना होगा ऑप्शन में शायद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब हम जिप्सम को तेजी से या 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। 21 नंबर प्रश्न है आपका कि प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह क्या है। तो देखिए प्रोपेनोन, इसका नाम है प्रोपेनोन, यानी क्या आ रहा है, कीटोन आ रहा है। प्रोपेनोन कीटोन, और कीटोन का अनुसूत्र क्या होता है, CO। अब देख लीजिए इसमें CO कौन है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा आपका एथेनोइक अम्ल होगा। तेईस नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो देखिए विद्युत अपघटनी जो परिष्करण, इस प्रकार का विद्युत अपघटनी जो होता है ये आपका एनोड और कैथोड का दो जो छड़ होता है इसमें। तो आप याद रखिएगा इस बात को कि जो अशुद्ध धातु होता है, अशुद्ध धातु जो आपका होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। क्या होता है, अशुद्ध धातु जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, एनोड होता है, एनोड होता है। और जो शुद्ध होता है वो क्या होता है, कैथोड होगा। तो यहाँ पे अशुद्ध धातु के बारे में चर्चा किया है, तो अशुद्ध क्या हो जाएगा, एनोड पर जमा हो जाएगा। और जो अशुद्ध हो जाएगा जो एनोड पर जाके, ओहो हाँ 1 मिनट, NaCl 1 मिनट रुक जाइएगा, NaCl Na पर प्लस Cl पर माइनस हो जाएगा। तो आपका प्लस यहाँ पे जाएगा, तो प्लस यहाँ पे जा रहा है शुद्ध और अशुद्ध हो जाएगा। तो अशुद्ध धातु जो आपका बनेगा वो किस पर बनेगा, एनोड पर बनेगा। ठीक है, और यदि आपसे शुद्ध धातु पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। तो अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स जी। न्यूलैंड्स ने कौन सा नियम दिया था, अष्टक नियम। आपसे पूछेगा डोबेराइन का कौन सा नियम है, तो तिर्यक नियम है, तिर्यक नियम। ठीक है, अब देखिए ये जो हैं आवर्त सारणी के पिता कहे जाते हैं, लेकिन आपसे आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कहेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कौन है, तो वो आपको मोजले जी हैं, हेनरी मोजले। 25 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, जो आज का पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, वो तत्वों का गुणधर्म किस पर है, तो वो जो आपका आंसर होगा वो अभी परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र विलयन को नीला कर देता है। अब देखिए नीला कौन करेगा,
नीला वही करेगा जो क्षार करेगा, और क्षार का पहचान क्या है, OH माइनस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो देखिए पादप में दो संवहन ऊतक होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। तो जाइलम के द्वारा जल का वहन होता है, किसका हो जाएगा, जल का वहन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के नाम से किसे जानते हैं, तो ATP के रूप में हम लोग जानते हैं। और बहुकोशिकीय जीवों या हम लोग के जिसमें क्या होता है, वायवीय श्वसन की क्रिया होती है, उनमें कितना ऊर्जा बनता है, तो याद रखिएगा 38 ATP ऊर्जा के समतुल्य बनता है, जिनमें वायवीय श्वसन की क्रिया होती है। 29 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र के माध्यम से होता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन्हीं छिद्रों को हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं। हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा, फेफड़ों द्वारा, नीले द्वारा, आलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीले के द्वारा संपूर्ण शरीर में ब्लड को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। कौन सा पौधा हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ऑक्सीन पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, साइटोकाइनिन भी पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, लेकिन एब्सिसिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो पत्तियों को मुरझाने का काम करता है, या इसी को हम लोग कहते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन, क्योंकि ये वृद्धि होने से क्या कर देता है, रोक देता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है। तो देखिए यहाँ पे जल नहीं बोला है आपको, जड़ बोला है। जल कहता तो आपका आंसर होता जलानुवर्तन, लेकिन कहा है जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाएगा आपका, गुरुत्वानुवर्तन कहलाएगा, क्योंकि जड़ पृथ्वी के नीचे से क्या होता है, विकसित होता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है कि पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क का और प्रमस्तिष्क का। तो पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा हो जाएगा, तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अब देखिए अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐच्छिक क्रिया है। जब अनैच्छिक क्रिया नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक ऐच्छिक क्रिया है। अब देख लीजिए कि ऐच्छिक क्रिया इसमें कौन सा होगा, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो देखिए वामन अनैच्छिक क्रिया नहीं, अनैच्छिक क्रिया है। देखिए चबाना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप देखिए ऑप्शन सी को चेक करते हैं, लौर आना, तो लौर आना भी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया है, सॉरी अनैच्छिक क्रिया है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। हृदय का धड़कना, तो हृदय का धड़कना भी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। हमें पूछा था अनैच्छिक क्रिया नहीं है पूछा है, तो हमारा चबाना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अनैच्छिक क्रिया नहीं है उसका मतलब हमें क्या पूछा है, ऐच्छिक क्रिया के बारे में पूछा है। 35 नंबर प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो किस में होगा, तो किस में होता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, तो मुकुलन किस में होता है, ईस्ट में हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी में। तो जो शुक्राणु बनता है वो कहाँ बनता है, वृषण में बनता है। और वृषण को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, टेस्टिस के नाम से। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय।
तो पुष्प का जो अंडाशय भाग है वही फल में बदल जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर प्रश्न है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है वो पुरुष में क्या स्त्री में कि स्त्री और पुरुष और स्त्री दोनों में कि किसी में नहीं? तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो पाया जाता है वो स्त्रियों में पाया जाता है। देखिए पूर्ण जोड़ा किसको कहेंगे? देखिए दोनों क्या है? पूर्ण जोड़ा। और लड़की में गुणसूत्र क्या होता है? XX होता है। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है आपका कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? देखिए आपसे पूछा क्या है? गुणसूत्र का युग्म पूछा है, गुणसूत्र की संख्या आपसे नहीं पूछा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। यदि आपसे संख्या पूछता तो आपका आंसर 46 हो जाता। देखिए अब आपका 40 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो देखिए जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हम लोग किसको कहते हैं? वैसा पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों द्वारा क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट जाता है। उस पर सूक्ष्मजीव यानी जीवाणु उस पर क्रिया करके उसे अपघटित कर देते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो इसमें से देख लीजिए आपका ऑप्शन घास, पुष्प तथा चमड़ा। चमड़ा आपका नहीं होगा। घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक भी आपका नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होता है। फसलों के छिलके, केक एवं रबर भी आपका नहीं होगा। केक, लकड़ी एवं घास, हाँ ये तीनों जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एवं दोस्तों के पास भी इसे शेयर करने का प्रयास करें। यदि कहीं पे त्रुटि हुआ हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।